नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस चैनल पर। आज की वीडियो में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं ईवीएस क्लास फिफ्थ चैप्टर नंबर 17 जिसका नाम है फांद ली दीवार। अब यहाँ पे नाम से हो सकता है कि आपको समझ ना आ रहा हो चैप्टर कि भाई किस बारे में होगा, और ध्यान रखिएगा एग्ज़ाम में इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। सीधा सीधा कह दिया जाता है कि क्लास फिफ्थ एनसीईआरटी में फांद ली दीवार नामक पाठ को शामिल करने का क्या उद्देश्य है। इस प्रकार से प्रश्न आते हैं। अब आपने चैप्टर नहीं पढ़ा, आपको नहीं पता होगा क्योंकि नाम से भी नहीं पता चल रहा, ठीक है। ऐसा कई बार होता है, तो इसलिए हो सके तो एक एक चैप्टर पढ़िए ढंग से। हालांकि मैंने अपने प्लेलिस्ट में सारे चैप्टर्स कराई दिए और कुछ चैप्टर्स रह गए हैं, वो भी खत्म हो जाएंगे जल्दी। आप मुझसे पूछेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ फैक्ट्स मिलने वाले हैं, तो यहाँ तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाले, लेकिन हाँ, इस चैप्टर के माध्यम से आप ये जरूर समझ जाएंगे कि ये चैप्टर क्यों शामिल किया गया है। और मुख्य रूप से जब बच्चे भी इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो यहाँ पे जिस प्रकार से एक लड़की या एक महिला को समाज में जिस प्रकार से संघर्ष करना पड़ता है, चाहे वो बच्ची शुरू में छोटी बच्ची हो तो उसको पढ़ने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, उसके बाद शादी के बाद जो जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं तो परिवारों में उलझ जाती है, ठीक है। और भी छोटे मोटे इस प्रकार की चीज़ें हमारे समाज में हैं जिससे कहीं ना कहीं ये दिखता है कि भाई हाँ, अभी भी महिलाओं को पुरुषों के बराबर नहीं माना जाता। और ये कहानी यही समझाती है, बच्चों को ये कहानी समझाने का यही उद्देश्य है कि बच्चों में थोड़ा सा एक तो जो जेंडर सेंसिटिविटी है वो आ जाए, लड़का लड़की को लेकर के जिस प्रकार से हमारे समाज में भेदभाव होता है इस चीज़ को लेकर के, और थोड़ा सा खासकर उन लड़कियों को एक तरीके से ये प्रेरणादायक लगेगा कि हाँ भाई, किस प्रकार से गांव में रहने वाली लड़की जिसको कि उसके परिवार ने उसके समाज ने सपोर्ट नहीं किया, लेकिन फिर भी वो आज इतनी अच्छी खिलाड़ी बनी। मुख्य रूप से इसमें शुरुआत होती है बास्केटबॉल टीम से। आप देख सकते हैं ये पूरी टीम है लड़कियों की बास्केटबॉल टीम, और ये चमकते सितारे इंडिया एक्सप्रेस 2007 की आर्टिकल में इनको शामिल किया गया है। अफसाना मंसूरी सिर्फ 13 साल की है, पर वो अभी से दीवार फांद चुकी है। वो दीवार जो उसकी झुग्गी और बास्केटबॉल कोर्ट के बीच है, समाज द्वारा खड़ी की गई दीवार। तो आप समझ गए होंगे ना किस प्रकार से चीज़ें। थोड़ा थोड़ा यहाँ पे यही है कि बच्चों को लिंग भेद के बारे में समझाया जाएगा, जो उसकी माँ ने उसके सामने खड़ी की थी। लेकिन आज अफसाना एक बुलंद मजबूत दीवार है। मुंबई की नागपड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन है, और आज वह प्रेरणा है 5 अन्य लड़कियों के लिए जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी को छोड़कर पहुंची हैं बास्केटबॉल कोर्ट में, ठीक है। तो एक छोटा सा यहाँ पे मुलाकात, उसका इंटरव्यू है, और यही सारी चीज़ें इसमें हैं। तो बच्चे जब इसको पढ़ेंगे ना तो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। तो इसमें अफसाना और उसकी जो नागबाड़ा बास्केटबॉल टीम है उसके बारे में अखबार में आया था, तो पूछा भाई आपको कैसा लगा, तो ऑफकोर्स अच्छा तो सभी को लगता है। तो इस टीम से मुलाकात की गई है, यहाँ पे देख सकते हैं ये इनका प्लेग्राउंड है। तो ये जरीन ने शुरुआत की, इस इंटरव्यू में सवाल पूछा गया तो जरीन ने बताया, मेरा घर हमारे इस ग्राउंड के बिल्कुल सामने है, मेरा भाई भी यहाँ खेलता है, मैं अपनी बालकनी में खड़े खड़े लड़कों का खेल देखती रहती। तब मैं 7वीं में पढ़ती थी, जब लड़कों का मैच होता तो बहुत सारे लोग देखने आते, जीतने वाली टीम को बहुत सराहा जाता, खिलाड़ियों को सभी चीयर्स करते और उनकी हिम्मत बढ़ाते। तो ये सब देखकर मुझे लगता है कि मैं भी क्यों ना खेलूँ, क्या मुझे भी अपना हुनर सबके सामने दिखाने का मौका मिलेगा। तब हमारे कोच को उन्होंने डरते हुए पूछा, और वो उनके पापा के अच्छे दोस्त भी थे, तो उन्होंने कहा क्यों नहीं, अगर तुम कुछ और लड़कियों को साथ में ले आओ तो हम सिखाएंगे। तो देखिए किस प्रकार से शुरुआत होती है इस टीम की, ठीक है। और अब जो है इनकी टीम बनेगी, ठीक है। तो अब और भी प्रश्न पूछे गए, सबने अपना अपना अनुभव बताया। खेल की शुरुआत करना आसान था, ये पूछा गया, तो खुशनूर कहती है शुरू में मम्मी पापा ने मना कर दिया, बाद जब मैंने थोड़ी जिद की तो वे मान गए। तो ये क्या है, ये बस दिखाता है कि समाज में किस प्रकार से चीज़ें चलती हैं। अफसाना कहती है कि मेरी अम्मी बिल्डिंग के घरों में काम करती है और हम बच्चों को स्कूल भेजती है, मैं भी उनकी मदद करती हूँ। मेरी इस बात को सुनकर अम्मी गुस्सा हो गई और कहने लगी लड़कियाँ थोड़ी ही बास्केटबॉल खेलती हैं, काम करो, स्कूल जाओ, ठीक से पढ़ो, ग्राउंड पर खेलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी सहेलियों ने मनाया और कोच सर ने समझाया तो अम्मी मान गई। वहीं आफरीन कहती है कि हाँ, हम लड़कियां हैं इसलिए हमें मना किया जाता है, मेरी दादी बहुत गुस्सा करती है, लेकिन हम तीनों बहनें फिर भी यहाँ खेलने आती हैं। दादी आज भी हमें डांटती है, हमारे कोच सर को भी डांटती है। दादी का कहना है खेलने के लिए ठीक सामान चाहिए, ताकत के लिए दूध पीना पड़ेगा, इतने पैसे कहाँ से आएंगे, मगर डैडी हमारे मन की बात को समझते हैं, वे हमें खेल के पैतरे भी सिखाते हैं। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा अनुभव अलग है। ऐसा नहीं कि परिवार में सभी विरोध करते हैं, कुछ होते हैं जो समर्थन भी करते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें भी शामिल की गई हैं, लेकिन मुख्य रूप से केंद्र बिंदु में क्या है कि आप लड़की हो तो आपको क्या करना है, सिर्फ पढ़ाई करो और अपना काम करो, ठीक है। खेल को लेकर के उतना उत्साह परिवारों में नहीं दिखता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने कहा अपनी टीम के बारे में बताओ, तो सबने अपनी टीम के बारे में बताया कि शुरुआत में तो भाई
मतलब बड़ा अजीब सा लगता था। यहाँ पर लड़कियों की टीम जो है, जब हम यहाँ प्रैक्टिस करते थे तो कुछ लोग देखने आते, उन्हें लगता है कि लड़कियाँ बास्केटबॉल खेल रही हैं, मगर अब कोई इतने अचरज से नहीं देखता। तो शुरुआत सबसे मुश्किल होती है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, कुछ भी अगर आप कर रहे होंगे ना, शुरुआत सबसे मुश्किल होती है। लेकिन यकीन मानिए, अगर आपने वो पड़ाव पार कर लिया, जो सबसे कठिन समय था आपके जीवन का, आपके संघर्ष का, उसके बाद का जो समय होता है ना, वो आपको भी नहीं पता चलता कि कैसे ठीक हो गया और सब कुछ चीज़ें कैसे हो गई, अपने आप सब हो जाता है। लेकिन शुरुआती दौर जो होता है ना, वो सबसे महत्वपूर्ण होता है, और यहाँ पर भी यही है। अफसाना, जब हमने खेलना शुरू किया तब मैं 11 साल की थी। तब हमें मैच के लिए किसी और जगह जाना भी मना था। अब 2 साल बीत गए, अब हम और जगह भी मैच खेलने जाते हैं, मगर यह हुआ हमारी मेहनत से और सर कोच के सिखाने से। ठीक है, तो इस प्रकार से सब अपना अपना अनुभव देते हैं। आफरीन क्या कहती है, सर कहते हैं तुम ये सोचकर मत खेलो कि तुम लड़कियां हो, एक खिलाड़ी की तरह खेलो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर शामिल की गई हैं। अब अगला सवाल, अपनी टीम के बारे में और बताओ। तो हमारी टीम बहुत खास है, हमारी टीम में एकता है। अब थोड़ा सा टीम स्पिरिट भी आ रहा है, जो बच्चे समझेंगे। झगड़ा हो जाए तो जल्दी सुलझा लेते हैं, जल्दी भूल जाते हैं, साथ में मिलकर रहना हमने सीखा। हमारी टीम में से कुछ लड़कियों को मुंबई शहर की तरफ से खेलने का मौका मिला। यह मैच शोलपुर में हुआ था। तो जब हम मैच शोलपुर देखने गए तो उस टीम की बाकी लड़कियां अलग अलग जगह से आई थी। वे हमें हमसे ठीक से बात नहीं करती, हमसे जूनियर की तरह बर्ताव करती, हमें बराबर खेलने का मौका नहीं देती। हमें बुरा लगता था, उस टीम में आपसी सहयोग बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब ये छोटी मोटी घटनाएं जो होती हैं टीम में अक्सर, तो वो सब कुछ है। लेकिन अंत में क्या होता है, टीम के साथ ही खेलना होता है और टीम के लिए ही खेलना होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं। हमने कहा यहाँ तक पहुँचे हो, अब आगे क्या। तो अफसाना ने क्या कहा, जब से हम अच्छा खेल रहे हैं तब से हमें कई जगह जाने के मौके मिल रहे हैं। हम अपने राज्य और शहर के लिए खेले हैं, हमें उम्मीद है कि कड़ी मेहनत करके हम अपने देश के लिए भी खेलेंगे। ठीक है, तो ये इनकी इच्छा है कि भाई वो अपने देश के लिए भी खेलेंगे। तो उन्होंने पूछा कि क्या और भी कोई परेशानी आई थी। तो खुशनुर कहती है, सच में देखो तो आज जो हम हैं वह हमें आसानी से नहीं मिला। हम लड़कियों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, घर वालों को समझाना पड़ा, कभी झगड़ा भी करना पड़ा। ये सब इसलिए क्योंकि आज भी लड़कियों को कम खेलने देते हैं। पहले समय में खेलकूद तो बहुत दूर की बात है, कुछ लोग तो लड़कियों को पढ़ाने तक भी नहीं मतलब पढ़ाते तक भी नहीं थे। मेरी माँ चाहती थी कि वे कुछ खास कर सके, पर उन्हें कोई मौका नहीं मिला। इसलिए मेरी माँ मुझे पढ़ाई के साथ सभी तरह के कामों में भाग लेने को कहती है, फिर चाहे खेल हो, तैरना हो या फिर ड्रामा। तो यही सब चीज़ें हैं, सब अपना अनुभव बताते हैं, और अंत में इन सभी उदाहरणों से बच्चे यही समझेंगे कि हमारे समाज में किस प्रकार से जो जेंडर रूढ़िवादिता है वो काफ़ी ज़्यादा अभी भी पाई जाती है। ठीक है, तुम्हारे बारे में अखबार में आया, अब इस किताब में भी तुम्हारे बारे में छपेगा, ये सोचकर तुम्हें कैसा लगता है। आफिन कहते कि बहुत खुशी हुई। ठीक है, अजीब सी खुशी, ऐसा लगा कि हम और अच्छा खेलें, अपने इलाके का, देश का नाम और आगे बढ़ाएं। ठीक है, तो ये सब लड़कियां यही कहती हैं। कोच सर भी थोड़ा सा कुछ बताते हैं। इस टीम की शुरुआत करने वाले और इन्हें खेल सिखाने वाले नूर खान सर ने बताया, इस इलाके में एक ही ग्राउंड है खेलने के लिए। मुंबई की ये जगह बहुत भीड़ भाड़ वाली है, वहीं है हमारा छोटा सा मैदान, बच्चू खान प्ले ग्राउंड। मुस्तफ़ा खान नाम के एक आदमी हमारे यहाँ रहते थे, उनसे सब डरते थे, मगर बच्चे उन्हें बेहद चाहते थे, इसलिए उन्हें सब बच्चू खान कहते थे। तब इस जगह पर आज ग्राउंड नहीं था, यहाँ मिट्टी के मैदान में बच्चों को खेल सिखाते थे। उन बच्चों को हम भी सिखाते हैं। बच्चू खान की लगन से ही हमारे यहाँ के कई लोग आज विदेशों की टीमों के साथ मैच खेलते हैं। हमने भी बच्चू खान की तरह अपने इलाके के बच्चों को तैयार किया। तो ये कुछ छोटे मोटे अनुभव उनके द्वारा बताए जा रहे हैं। और अंत में आपने यही समझा होगा इस पूरी वीडियो को देखने के बाद कि हाँ, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो कुछ महत्वपूर्ण नहीं मिला, लेकिन आप समझ गए होंगे कि ये चैप्टर क्यों शामिल किया गया है। तो एग्ज़ाम में जब आपसे पूछा जाए तो थोड़ा सोच समझ के जवाब दीजिएगा। और जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं कि मुख्य रूप से कि जो जेंडर रूढ़िवादिता होती है उसके प्रति बच्चों की समझ पैदा करना, और जेंडर्स, लड़का लड़की, इनकी प्रति संवेदनशीलता, और समझना इस बात को कि आज भी हमारा समाज किस प्रकार से बर्ताव करता है। तो ये सब चीज़ें हैं, सिर्फ समझना नहीं, बच्चों को समझाना भी कि हाँ, आप आगे चल कर के ऐसा मत करना। ठीक है, लड़का हो लड़की हो क्या फ़र्क पड़ता है, खेल तो खेल होता है ना। और खेल के लिए तो हमें सिर्फ टीम की ज़रूरत होती है, बस टीम बन जाए और खेल शुरू। तो यही मुख्य उद्देश्य है इस चैप्टर को शामिल करने का। उम्मीद है आप चैप्टर समझ गए होंगे। इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। वीडियो कैसी लगी बताइएगा, लाइक करेगा, शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।